Good morning, students. Today we will study about metal ligand bonding part 4. We have earlier learnt about metal ligand bonding part 1, part 2 and part 3, and in this part we will discuss about crystal field splitting of d orbitals. I have told you about crystal field theory, and now becomes crystal field splitting. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्प्लिटिंग का मीन क्या होता है? स्प्लिटिंग मीन्स होता है टूटना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम देखते हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जहाँ पे कि सेंट्रल मेटल आयन हो या मेटल एटम जो हो उसके चारों ओर अगर 6 लीगेंड्स आते हैं तो ये 6 लीगेंड्स किस तरह से ऑक्यूपाई करेंगे, एक ऑक्टाहेड्रन के 6 कॉर्नर्स पे along the एक्स वाई जेड एक्सेस, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब भी कोई मेटल आयन या मेटल है फ्री अवस्था में है, उस अवस्था में उसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही लीगेंड्स मेटल के कांटेक्ट में आता है तो वैसे वैसे क्या हो जाता है कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से ये स्प्लिट हो जाते हैं। ये हमेशा एक्सेस से ही आएंगे लीगेंड्स। तो जो हमारे ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। ये 3 तो क्या होते हैं, जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तो क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में ओरिएंट होती हैं। और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होता है वो होते हैं एक्सिस पे ओरिएंट होते हैं, और लीगेंड्स एक्सिस पे ही आ रहे हैं। ये जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल 6 लीगेंड्स जो होते हैं वो ये 3 एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ही आ रहे हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल्स, ऐसे डी ऑर्बिटल्स जो कि एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड हैं वो ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं, और ज़्यादा रिपल्शन फील करने की वजह से इनकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और कंपैरेटिवली जो 3 जो डी एक्स वाई, डी वाई, डी जेड एक्स जो कक्षक हैं उनकी तुलना में इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो एनर्जी ज़्यादा हो जाने की वजह से अब क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है। अब यहाँ देखिए आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की यहाँ दिखाई हुई ये शेप है, इसमें 6 लीगेंड्स जो होते हैं वो एक ऑक्टाहेड्रन के 6 कॉर्नर्स पे रीअरेंज हो जाते हैं यहाँ पे। और ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स थे। कब थे ये, when the metal ion was free, that it was not connected to ligand, then it was a degenerate d orbitals था ये। और फिर इसमें क्या होता है कि जैसे ही लिगेंड्स आते हैं तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और ये एक्साइटेड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए हैं। फिर इसके बाद स्प्लिटिंग हो जाती है इनकी, 2 तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है। एक T2G कक्षक हो जाते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, 3 कक्षक जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, T2G कहलाते हैं। और 2 कक्षक जो होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो कहलाते हैं EG। अब ये बीच में बेरी सेंटर है। अब इसके कंपैरेटिवली देखिए आप, और ये जो बीच में ये दोनों जो T2G और EG कक्षक है इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो कहलाता है डेल ओ। इसी को ही हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, डेल ओ बोल सकते हो आप इसे। ओ मीन्स होता है ऑक्टाहेड्रल या फिर 10 DQ से हम इसे बताते हैं। और इसमें हम इसको बीच में जो है वो बेरी सेंटर है, यहाँ से क्योंकि इन तीनों कक्षकों की एनर्जी कम हुई है, कितनी कम हुई है, -4 DQ। और या फिर आप -4 DQ, DQ के टर्म में बोलोगे तो -4 DQ, और अगर डेल ओ के टर्म में बोलोगे तो 0.4 -0.4 डेल ओ। और माइनस सिंबल जो है वो ये दर्शा रहा है कि इनकी एनर्जी कम हो गई है। और जो 2 कक्षक है आपके EG कक्षक है उनकी हो जाती है +6 DQ, एनर्जी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर आप डेल ओ के संदर्भ में बोलोगे तो आप बोलोगे +0.6 डेल ओ, और प्लस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है। In an isolated gaseous metal ion, all the 5d orbitals are degenerate as shown at A of figure 1। ये आपको अभी बताया था, यहाँ देखिए फिगर A है। फिगर 1 जो है इसमें A, यहाँ पे डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स जहाँ लिखा हुआ है तो इनकी पांचों की एनर्जी सेम है, तो इन्हें हमने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल दिया है। When the 6 ligands approach the central metal ion, the electrons present in the d orbitals are repelled by the lone pairs of the ligands। तो वो ligands की lone pair से क्या करेंगे, रिपेल होने लगेंगे। जैसे ही ये 6 ligands सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर आने लग जाते हैं तो
ये जो लिगेंड्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है इनके अंदर, और जो मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन होने लग जाता है। दिस रिपल्शन विल रेज द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स टू गिव 5 एक्साइटेड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एज शोन एट बी ऑफ फिगर 1। फिगर 1 में बी जो है यहाँ पे मतलब इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी और कैसे हो जाएंगे, एक्साइटेड डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। The electrons present in dz square and dx square y square orbitals जो कि EG set कहलाता है experience greater repulsion than that present in dxy, dyz and dzx orbitals। T2G set की तुलना में EG set के जो orbitals है वो greater repulsion feel कर रहे हैं because the lobes of dz square, dx square, y square orbital lie in the path of the approaching ligand। क्योंकि इनकी लोब्स जो होती है वो कहाँ पे है, एक्सिस पे ही है ओरिएंटेड, और वो लीगेंड्स के पाथ में आ रही है। और लीगेंड जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, तीनों एक्सिस से आ रहे हैं। तो एक्सिस से आ रहे हैं तो इनकी लोब्स जो होती है वो एक्सिस पे ही ओरिएंटेड है ये, तो इस वजह से ये ग्रेटर रिपल्शन फील करते हैं। Hence, under the influence of approaching ligands, EG set of orbitals is raised in energy while T2G set is lowered in energy relative to the excited D level as shown at C in figure 1। अब यहाँ क्या बताया है कि इस तरह से ligands के इन्फ्लुएंस में क्या हो जाता है, EG सेट की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, T2G सेट की कम हो जाती है। एक्साइटेड डी लेवल जो है अब वो स्प्लिट हो गया है यहाँ से, यहाँ पे पहले एक्साइटेड हुए थे, ये डी जनरेट ही थे डी ऑर्बिटल्स। फिगर सी में क्या दिखा है, इनकी स्प्लिटिंग दिखा दी है, यानी इनका टूटना दिखा दिया है। दो सेट्स में टूट गए हैं, तीन ऑर्बिटल्स जो हैं वो तो T2G कहला रही हैं जो कि एक्सिस के बीच में ओरिएंट हो रहे हैं, और दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो EG कहला रही हैं जो कि एक्सिस पे ओरिएंट हो रहे हैं, और ये एक्सिस के बीच में ओरिएंट हो रहे हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। अब हम CFSE की बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेल O और tan dq। इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कैसे मापते हैं, डेल O बोल देते हैं उसे हम, या फिर tan dq बोल देते हैं, विच इज़ कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। ये क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कहलाता है। द ज्योमेट्री ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शोज दैट द एनर्जी ऑफ T2G सेट इज डिक्रीज्ड बाय 2/5 डेल O और 0.4 डेल O, या फिर DQ के रिस्पेक्ट में आप बोलते हैं तो बोल देंगे 4DQ। देखिए बीच में आप ये समझिए कि T2G और EG के बीच में एनर्जी डिफरेंस हमने बोला है डेल O बोला है, और अगर हमने DQ के रेफरेंस में बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं tan DQ। तो आपको tan DQ को ही दो पार्ट्स में बांटना है। tan DQ जो है वो दो पार्ट्स में कैसे बटा है, एक तो 4DQ और एक 6DQ। 4 + 6 क्या होता है, 10 होता है। और यहाँ पे जो प्लस माइनस जो है वो तो केवल एनर्जी के लिए हमने सिंबल्स बताए हैं। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई है उनके लिए हमने माइनस लगा दिया है सिंबल, और जिनकी एनर्जी हाई हो गई है उनके लिए हमने प्लस लगा दिया है, +6DQ लगा दिया है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं अगर डेल O जो है वो है डेल O, यानी कि 1 डेल O है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस, और 1 डेल O को अगर आप स्प्लिट करते हैं तो आपने किया है 0.4 डेल O और 0.6 डेल O। इसी तरह से सिंबल हम लगा देते हैं -0.4 डेल O और +0.6 डेल O। The geometry of an octahedral complex shows that the energy of T2G set is decreased by, अभी आपको बताया था 2/5 डेल O, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0.4 डेल O से कम हो गई है, while the energy of EG set is increased by 3/5 डेल O और 0.6 डेल O, या फिर 6DQ that of excited degenerated d orbitals। एक्साइटेड डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल से EG सेट की एनर्जी कितनी अधिक हो गई है, 3/5 डेल O बोलो, इसी को ही आप 0.6 डेल O भी बोल सकते हैं, और या फिर 6DQ भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स जो हैं, लिगेंड्स को अब हमने क्लासीफाई कर दिया है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में और एक वीक लिगेंड्स में। किसके बेसिस पे किया है हमने, ये किया, इसका बेस है कि इनकी स्प्लिटिंग पावर के ऊपर, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग पावर होते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल्स को जितनी जल्दी स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिटिंग पावर अगर हाई है तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इनके डेल O की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और जो वीक लिगेंड्स होते हैं उनके लिए डेल O की वैल्यू क्या होगी,
कम होगी, क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग पावर है उनकी कम हो जाती है। तो इसी के बेसिस पे हमने इन्हें दो तरह से क्लासीफाई किया है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैव हायर स्प्लिटिंग पावर वाइल वीक लिगेंड्स हैव लोअर स्प्लिटिंग पावर। दस स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स गिव हायर वैल्यू ऑफ डैलो एंड वीक लिगेंड्स गिव स्मॉलर वैल्यू ऑफ डैलो। जिसकी स्प्लिटिंग पावर ज़्यादा है तो वो डैलो ज़्यादा वैल्यू देगा, और जिसकी स्प्लिटिंग पावर कम है यानी कि वीक लिगेंड्स जो हैं तो इनके लिए क्या होगी, डैलो की वैल्यू छोटी होगी, स्मॉलर होगी। द कॉमन लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्प्लिटिंग पावर एंड फॉर्म्स अ सीरीज विच इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज फॉलोज। अब है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हमने लिगेंड्स को अरेंज किया हुआ है। किस तरह से अरेंज किया हुआ है, उनकी इंक्रीजिंग स्प्लिटिंग पावर के अकॉर्डिंग। जिसकी स्प्लिटिंग पावर सबसे ज़्यादा हाई है वो हमने सबसे आगे रखा है, और जैसे जैसे इसकी स्प्लिटिंग पावर कम होती चली जाती है वैसे वैसे हमने इन्हें अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ देखिए जो कार्बोनिल है और जो साइनाइड है इनकी सबसे ज़्यादा है स्प्लिटिंग पावर। तो ये स्प्लिटिंग पावर हाई होने की वजह से हमने इन्हें सबसे आगे रखा है। फिर धीरे धीरे इस तरह से NO2 माइनस की उससे कम एथिलीन, डायमीन, अमीन, पिरीडीन, वाटर जो है ऑक्जेलेटो है, हाइड्रोक्साइड है आपका, यहाँ पे हाइड्रोक्सोलिगेंड्स है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, थायोसाइनाइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। इस तरह से हमने इन्हें अरेंज किया हुआ है। ये आपको लर्न करनी है ये सीरीज़, क्योंकि जब आप इसकी एप्लीकेशन पढ़ोगे CFT की तो उसमें ये बहुत यूज़फुल है। अब हमने बता दिया, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होंगे। वाटर के को हमने बीच में रेफरेंस मान रखा है। वाटर के कंपैरिजन में जिनकी स्प्लिटिंग पावर ज़्यादा होती है उन्हें तो हमने बोल दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जिनकी वाटर की कंपैरिजन में जिनकी वाटर को भी हम वीक फील्ड लिगेंड के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। वाटर या फिर वाटर से कम जिनकी स्प्लिटिंग पावर होती है जिन लिगेंड्स की, उन्हें हमने वीक फील्ड लिगेंड कहा हुआ है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हो गई है। अब देखिए यहाँ एक टेबल दिखाई हुई है जिसमें CFSE की वैल्यू, हम हाउ टू कैलकुलेट CFSE ये यहाँ पे बताया जाएगा आपको। CFSE आप कैसे कैलकुलेट करें और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हम किसे बोलेंगे, हाई स्पिन का मीन यही है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा हैं उसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और जिसमें लो स्पिन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कम है, उसे हमने बोल दिया है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हाई स्पिन कब होगा, अगर जिनके अंदर क्या होंगे, वीक लिगेंड्स हैं, अगर वीक फील्ड लिगेंड अगर मेटल से एसोसिएट हो रहा है और फिर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो वीक लिगेंड्स की स्प्लिटिंग पावर क्या होती है, कम होती है। स्प्लिटिंग पावर कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब हम उनकी फिलिंग करते हैं तो कैसा होगा कि जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन अगर है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं CFSE, तो सबसे पहले इन्हें स्प्लिट करने का आपको जो तरीका अभी मैंने बताया था उस तरह से आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल में जो D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से स्प्लिट होते हैं, T2G में और EG में। T2G की एनर्जी कम हो जाती है और EG की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और कितनी कम होती है T2G की, -0.4 कम होती है, और उसकी एनर्जी 0.6 जो है यानी कि +0.6 हो जाती है, यानी कि उसकी बढ़ जाती है EG की। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स अगर फिलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है तो एक इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही जाएगा, चाहे वो हाई स्पिन हो चाहे वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, तो दोनों में ही 1 इलेक्ट्रॉन गया। और 1 इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप देख लीजिए T2G में गया है तो कितनी एनर्जी कम हो जाएगी, 1 इंटू -0.4 करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी -0.4। D2 कॉन्फ़िगरेशन में देखिए आप, यानी कि T नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो एक T2G 1 में आ जाएगा, दूसरा T2G 2 जो ऑर्बिटल उसके अंदर आ जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू -0.4 किया आपने तो ये -0.8 आ जाएगा, दोनों में ही सेम रहेगी। ऐसे ही T2G 3 जो है उसमें भी -1.2 दोनों में ही सेम रहेगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे देखें, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D 4 होते हैं तो अब इसकी फिलिंग जो होती है वो डिपेंड करेगी लीगेंड्स के ऊपर कि कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरह का कॉम्प्लेक्स है। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कैसे लग रहे हैं, वीक लिगेंड्स लग रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स लग रहे हैं, तो इनकी डैलो की वैल्यू कम है,
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर इनकी कम होती है, और फिर डेलो की वैल्यू कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी डिफरेंस उनके बीच में कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या हो जाएंगे, अनपेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि टी पेयरिंग ना होने से पहले अनपेयरिंग होगी, यानी कि वो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में ना जाते हुए कहाँ पे चला जाएगा, EG में चला जाएगा। और हुंस का रूल भी यही है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसी होगी, सबसे पहले अनपेयरिंग होगी, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। पर इसमें साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है कि एनर्जी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तब तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपका EG में, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जहाँ पे स्प्लिटिंग पावर जिसकी ज़्यादा हाई होती है, डेलो की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो एनर्जी डिफरेंस जब दोनों के बीच में ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन EG में जाने के बजाय ही T2G के अंदर आएगा और फिर वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो इस वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। D4 में अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो T2G3 EG1 हो जाता है, और अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मीन क्या है कि यहाँ पे लिगेंड्स जो होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से डेलो वैल्यू ज़्यादा है, तो डेलो वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से तो इलेक्ट्रॉन EG में ना जाते हुए ही पेयरिंग हो जाएगी, T2G में ही एक फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है T2G4। अब यहाँ हम CFSE कैसे निकालते हैं, CFSE यहाँ देखिए, अगर D4 है तो यहाँ पे T2G3, T2G जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक T2G इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी होती है -0.4, तो आप इसे कर दीजिए 3 इंटू -0.4 प्लस EG में एक इलेक्ट्रॉन है और EG की ऑर्बिटल जो होती है उसकी एनर्जी होती है +0.6, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे थ्री इंटू -0.4 प्लस 1 इंटू 0.6, तो ये हो जाती है आपकी -1.2 प्लस 0.6, तो वैल्यू हो जाएगी -0.6। अब T2G4 में कैसी वैल्यू होगी, इसमें आपको 4 को किससे इंटू कर देना है, -0.4 से, तो ये वैल्यू हो जाती है -1.6। इसी तरह से D5 में देखेंगे तो D5 में आप देखेंगे T2G3 यहाँ पे हो जाएंगे और EG में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो 3 इंटू -0.4 करोगे प्लस 2 इंटू 0.6 करोगे, तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाती है, -1.2 प्लस 1.2 वैल्यू हो जाएगी 0। और T2G5 में क्या हो जाती है, T2G5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में होता है T2G5, यानी कि इसी के अंदर ही पेयरिंग हो गई है अगर, तो फिर यहाँ पे आप कर दोगे 5 इंटू -0.4, वैल्यू हो जाती है -2.0। अब यहाँ देखिए T2G4 EG2 है, इसी तरह से आप ये सब कैलकुलेट कर देंगे, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में केवल जब D4 नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जब 4 से लेके 7 है तभी CFSE की वैल्यू अलग अलग है, और नहीं तो सब में सेम है। फिर D8 में वही कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो फिर CFSE की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल। अब हम इस टेबल से क्या सार निकालते हैं, इफ़ द लिगेंड्स आर वीक, अगर लिगेंड्स वीक हैं देन डेल ओ वैल्यू विल बी स्मॉल, तो डेल ओ वैल्यू यानी कि स्प्लिटिंग पावर जो होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो कम होगी, एंड द ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड फर्स्ट एंड देन पेयरिंग अकर्स। डेलो वैल्यू अगर कम है तो सबसे पहले क्या होगा कि सभी पांचों डी ऑर्बिटल्स के अंदर पहले क्या होगी, अनपेयरिंग हो जाएगी, यानी कि वो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद जाके ही पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। दस वीक फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं गिव्स हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वीक लिगेंड्स के अंदर ही हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि इनके अंदर डेलो की वैल्यू कम होगी, और हाई स्पिन वैल्यू, और इनकी स्पिन वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी, एस होगी, हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, तो इन्हीं को ही हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस किससे बनेंगे, जहाँ पे कि वीक लिगेंड्स होंगे। If the ligands are strong, Dalo value will be higher and will first be pairing in T2G orbitals before going into EG orbital. अगर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से डेलो की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, डेलो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी T2G और EG जो ऑर्बिटल है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से पहले पेयरिंग होगी, यानी T2G ऑर्बिटल्स पहले सारे पूरे फिल हो जाएंगे, कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे, उसके बाद ही जाके इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा। दस स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स गिव मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और स्मॉलर वैल्यू ऑफ S, देन these complexes are called low spin complexes और spin paired complexes।
The distribution of electrons of D1, D2, D3, D8, D9 and D10 configuration in T2G and EG levels for both strong and weak field ligands is the same. अभी आपने टेबल में देखा कि D1, D2, D3 और D8, D9, D10 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो दोनों ही कंडीशन में सेम रहता है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है चाहे वीक फील्ड लिगेंड है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो CFSE की वैल्यू भी सेम होगी। पर D4, D5, D6 और D7 कॉन्फ़िगरेशन में दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस होने की वजह से यानी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो होता है वो अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका अलग अलग है और फिर CFSE की वैल्यू भी दोनों ही लिगेंड्स के लिए अलग अलग होगी। वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग होगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।